संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, बातों में है। कहते हैं कि अगर आप किसी के ऊपर हाथ उठाते हैं तो शायद वो आदमी आपको माफ कर दे, लेकिन अगर आपने किसी को कड़वे शब्द सुनाए हैं तो वे कड़वे शब्द उसके दिमाग से कभी नहीं निकलेंगे। तो मेक श्योर कि आप कभी भी किसी का इंसल्ट ना करें। मेक श्योर कि आप कभी भी किसी को ऐसे कड़वे कड़वे शब्द ना सुनाएं जिसकी वजह से वो आदमी आपको हमेशा नफरत करने लगे। आज 17 सितंबर 2021 है, दिन है फ्राइडे। डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ की टीम ने मिलकर एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्मार्ट कोर्स के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें कवर किए गए हैं, इसका पूरा लिस्ट। अगर आप डेमो वीडियोस देखना चाहते हैं, कोर्स की प्राइस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको study.iq.com वेबसाइट या फिर हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी IQ का मोबाइल ऐप। आज हमारे टेबल के ऊपर 5 इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसमें से ये 2 आर्टिकल्स एक ही टॉपिक के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 3 इज़ कंपनी के बारे में, लेकिन उससे भी पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। 3 इज़ कंपनी, द हिंदू का ये आर्टिकल है। ऑकस, AUKUS, A stands for Australia, UK stands for United Kingdom and US stands for, of course, United States of America. ये 3 देशों ने मिलकर एक नया ट्राइलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है। इट्स समथिंग सिमिलर टू क्वाड। क्वाड के कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA एंड जापान। तो एक अलग से नया ग्रुप बनाया है 3 देशों ने। और इसका लक्ष्य क्या होगा? ये ग्रुप किस चीज़ के लिए काम करेगा? फॉर फ्रीडम एंड ओपननेस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन यानी कि इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूके एक ऐसा देश है जो जिसका मेन लैंड तो यहाँ पर ही है, लेकिन यूके के बहुत सारे आइलैंड्स जो हैं वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलते हैं। कुछ आइलैंड्स जो हैं वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी एक उनका आइलैंड है। बट एनीवे, ये 3 डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, ये 3 वेस्टर्न वर्ल्ड के देश। यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड जब हम बात करें तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्न वर्ल्ड की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न विचारधारा वाले 3 देश मिलकर एक नया ग्रुप उन्होंने बनाया है और इंडो पैसिफिक को ओपन करने के लिए है। तो इनडायरेक्टली चाइना का नाम नहीं लिया है, लेकिन एज वी ऑल नो, और हमने इससे पहले भी बात की थी, कि ये इंडियन ओशियन है और ये पैसिफिक ओशियन है, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक जो सी है उसका नाम है साउथ चाइना सी। अब ये रेड वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, चाइना ने पूरा ये पोर्शन क्लेम किया। अभी कुछ समय पहले चाइना ने एक नया लॉ निकाला है कि अगर आप साउथ चाइना सी में से अपना वेसल लेकर जा रहे हैं तो आपको सारी डिटेल्स चाइना को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आपने प्रोवाइड नहीं की तो फिर चाइना जो है वो आपके वेसल को डिस्ट्रॉय कर देगा। और इंडियन ओशियन एक बहुत ही बिजी ओशियन है, पैसिफिक ओशियन भी एक बहुत ही बिजी ओशियन है। एज यू कैन सी हियर, कितने सारे देशों के साथ पैसिफिक ओशियन अपनी बॉर्डर शेयर करता है। कनाडा, USA, मैक्सिको, फिर छोटे छोटे और सारे साउथ अमेरिका के देश हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो रशिया, चाइना, जापान, ये सारे देश आ गए, इंडोनेशिया एक्सेट्रा। और इंडियन ओशियन की बात करें तो ये सारे देश। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो दोनों इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन दोनों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो ये नया ग्रुप है और ये कहा गया है इसके बारे में कि 2 चीज़ें होगी इससे। एक तो ये कि जो 5 आइज इंटेलिजेंस ग्रुप है उसको और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, आसियान देशों को सपोर्ट मिलेगा, और क्वाड, भारत जिसका पार्ट है क्वाड का, तो क्वाड को भी इस ग्रुप से फ़ायदा होगा। दूसरा पॉइंट ये कहा जाता है कि ये ऑकस जो हैं उन्होंने ये तय किया है कि आने वाले 1.5 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स प्रोवाइड की जाएगी। ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगी और उसके माध्यम से फिर ऑस्ट्रेलिया में ये सबमरीन्स बनाई जाएगी ना। मेक श्योर कि ये न्यूक्लियर वेपन वाली सबमरीन नहीं है।
इसमें जो वेपन्स होंगे वो तो कन्वेंशनल वेपन्स ही होंगे, यानी कि जो नॉर्मल वेपन्स हैं, नॉन न्यूक्लियर वेपन्स ही इसमें इस्तेमाल होंगे। लेकिन ये जो सबमरीन है उसका जो रिएक्टर है वो न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, यानी कि ये डीजल के ऊपर नहीं चलेगी, इट विल वर्क ऑन न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर पावर के ऊपर जब एक सबमरीन चलती है तो एक लंबे समय तक वो पानी के अंदर रह सकती है। डीजल वाली जो सबमरीन होती है उसमें क्या होता है कि कंबशन के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको सरफेस पर आना है, ऑक्सीजन कलेक्ट करके फिर से वो डूब सकती है या फिर अंदर जा सकती है, सबमर्ज हो सकती है। न्यूक्लियर रिएक्टर वाली सबमरीन एक लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। और सबमरीन का मेन काम ही यही है कि इट्स मोर अबाउट स्पाइंग टूल, इजंट इट। सबमरीन इसलिए तो इसकी डिज़ाइन ही ऐसी है कि आप छिप कर डेटा कलेक्ट कर सकें, देख सकें कि चाइना की सबमरीन्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पर जा रही है, एक्सेट्रा। ऑस्ट्रेलिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को रेटिफाई कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया एनपीटी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए तैयार है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, मिस्टर बाइडन साहब ने भी ये बताया कि ये न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन नहीं है, ये तो कन्वेंशनल आर्म्ड वाली सबमरीन है, बस इसका पावर जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर से होगा। यूके के बाद ऑस्ट्रेलिया सेकंड ऐसा देश बन गया है जिसको यूएसए ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड की। ये टेक्नोलॉजी इससे पहले सिर्फ यूके को पास की थी, अब ऑस्ट्रेलिया को भी प्रोवाइड की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो न्यूक्लियर फ्री जोन की पॉलिसी फॉलो करता है। और 1984 में ऑस्ट्रेलिया और यूएसए दोनों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने ये न्यूक्लियर फ्री जोन पॉलिसी को साइन किया था और ये तय किया था कि ये वाला रीजन जो है, लेट मी शो इट टू यू ओवर हियर। तो एज यू कैन सी ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है। तो ये तय किया था कि ये वाला रीजन जो है इसमें आप न्यूक्लियर वेपन्स हो या फिर न्यूक्लियर ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इट विल बी अ न्यूक्लियर फ्री जोन। लेकिन ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आ रही है तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि न्यूजीलैंड के टेरिटोरियल वाटर में ये सबमरीन्स अलाउड नहीं की जाएगी। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया की एक डील होने वाली थी फ्रांस के साथ। फ्रांस से वो कुछ कन्वेंशनल सबमरीन्स खरीदने वाले थे, $90 बिलियन की वो डील थी। तो ये डील को भी कैंसिल कर दिया गया है। तो इसकी वजह से फ्रांस भी ऑस्ट्रेलिया से इतना कोई ख़ास खुश नहीं है। इनफैक्ट यू कैन से कि फ्रांस को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई है, ये जो डील कैंसिल हुई है वो। उनका इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड फेयर या फिर फ्री एंड ओपन रखने में फ्रांस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट फ्रांस भी ये चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो ओपन रहे, लेकिन इस पर्टिकुलर डील को लेकर फ्रांस खुश नहीं है। The creation of AUKUS begs relates to the unstated challenge that the group poses to the regional hegemonic ambitions of China। जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन ये ग्रुप जो है वो डिज़ाइन ही इसलिए किया है ताकि चाइना को कंट्रोल में रखा जा सके। Whether or not the purpose of AUKUS is to contain China's aggressive territorial ambitions, the imperatives of Indo-Pacific would be better served by broadening strategic cooperation initiatives of this sort to include other powers that are deeply invested in the region, including India, Japan and South Korea। AUKUS अच्छी बात है कि उन्होंने ग्रुप क्रिएट किया है, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन अगर जेन्युइनली हम इंडो पैसिफिक को ये चाइना के एग्रेशन से बचाना चाहते हैं तो हमें एक बड़े ग्रुप की आवश्यकता है जिसमें दूसरे लाइक माइंडेड देश जैसे कि भारत, जापान, साउथ कोरिया, इसके अलावा दूसरे जो देश हैं आसियान के कुछ देशों को हम ऑन बोर्ड ला सकते हैं। तो ऐसे सभी देशों को मिलकर एक बड़ा ग्रुप बनाकर इंडो पैसिफिक को ओपन रखने की कोशिश करनी चाहिए। आज के लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल। अब बात करते हैं टेलीकॉम रिफॉर्म्स के बारे में। ये ट्रिब्यून का एक आर्टिकल है। आज से लगभग 6 साल पहले भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया था और इसका लक्ष्य ये था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से, डिजिटलाइजेशन से हम हमारी सोसाइटी को एम्पावर्ड करना चाहते थे, सोसाइटी का सशक्तिकरण, और इसी के साथ नॉलेज इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते थे या फिर चाहते हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से भारत सरकार ये 2 चीज़ें करना चाहती है।
कुछ और पॉइंट्स हैं, इसको हम अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट को अपने दिमाग में रखिए। जो नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे उसमें 3-4 पॉइंट्स हैं, तो उस टाइम पर मैं आपके साथ इसको लेकर और कुछ बातें करूंगा, इस पॉइंट को लेकर, एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी के बारे में। अब न्यूज़ में यह है कि भारत सरकार ने एक टेलीकॉम क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कुछ रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं। यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ए मेजर रिलीफ पैकेज फॉर द डेट बर्डन टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज जो है वो बढ़ गया है। अगर हम वोडाफोन और दूसरे टेलीकॉम फर्म्स की बात करें तो ये सारी कंपनीज को मिलकर सरकार को 92,000 करोड़ रुपीस देने हैं। ये किस चीज़ को लेकर है? ये लाइसेंस फीस है। और दूसरे अलग से 41,000 करोड़ रुपीस जो है ये स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस के देने हैं। तो अगर इसका टोटल निकालें तो इट विल बी, एक रफ कैलकुलेशन मारते हैं, 1,13,000 लाख करोड़, 1,33,000 करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को टेलीकॉम कंपनीज को देने हैं। और कर्ज इतना बढ़ गया है, ऊपर से जियो की जब एंट्री हुई तो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुआ और इसकी वजह से वोडाफोन की सिचुएशन काफ़ी बिगड़ गई, आइडिया की सिचुएशन काफ़ी बिगड़ गई और कुछ समय पहले दोनों कंपनीज ने मर्जर डिक्लेयर किया, वोडाफोन आइडिया, वीआई भी इसको कहते हैं। अब ये वीआई जो है इसके ऊपर भी काफ़ी कर्ज जो है वो बढ़ चुका है और ये कहा जाता है कि बैंकरप्सी की कगार में है कि ये कंपनी जो है इसके ऊपर इतना कर्ज बढ़ गया है कि ये कंपनी जो है वो बंद हो जाएगी। तो एक राइट, आई वोंट से राइट टाइम, लेकिन ऑफ कोर्स ये वीआई की मृत्यु से पहले सरकार ने ये टेलीकॉम रिफॉर्म्स जो हैं वो अनाउंस किए हैं और एक कुछ तीन इंपॉर्टेंट बड़े बड़े पॉइंट्स जो हैं उसमें से एक तो ये है कि जो आपको स्टैट्यूटरी ड्यूज पे करने हैं तो इसमें 4 साल का एक मोराटोरियम, यानी कि सरकार को जो आपको पैसे पे करने हैं वो पैसे आप 4 साल तक पे आपको नहीं करने हैं, यू कैन टेक ए ब्रेक फ्रॉम इट। तो ये जो पैसे आप नहीं पे करेंगे तो इसका इस्तेमाल कंपनी जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकती है, अपनी सर्विसेज को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकंड, द स्क्रैपिंग ऑफ स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज फॉर एयरवेव्स एक्वायर्ड इन फ्यूचर स्पेक्ट्रम ऑक्शंस। तो जो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस हैं उसको भी कैंसिल किया गया है। और थर्ड इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है 100% एफडीआई, ऑटोमेटिक रूट्स हैं, आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी दुनिया के दूसरे देश की कंपनी भारत में अगर वो टेलीकॉम सेक्टर में एंटर होना चाहते हैं तो यू कैन कम हियर, 100% एफडीआई। आप टोटली अपनी एक नई कंपनी जो है वो सेटअप कर सकते हैं, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए सरकार की परमिशन नहीं। तो ये 3 बड़े स्टेप्स जो हैं ये डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। और गवर्नमेंट का कहना यह है कि जो कंपनीज सर्वाइवल करना चाहती हैं तो उसके लिए भी ये 3 पॉइंट्स इंटरेस्टिंग होंगे। और जब बाहर से पैसे आएंगे तो नए प्लेयर्स आएंगे तो एक अच्छा कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। और जब कंपटीशन क्रिएट होती है तो फाइनली बेनिफिट किसको मिलता है? कस्टमर्स को मिलता है। आई गिव यू वन एग्जांपल। जियो के आने से पहले मुझे याद है कि कुछ 300-400 रुपीज़ हम पे करते थे फॉर 1 GB डेटा के लिए। हम कितना पे करते थे? 300 to 400 रुपीज़। और ये 1 GB पर डे नहीं था, इट वॉज 1 GB पर मंथ। जियो की एंट्री के बाद क्या हो गया? 1 GB पर डे हम यूज़ करने लगे और वो भी कम पड़ने लगा अब। और उसके लिए हम कितना पे करते हैं? समवेयर अराउंड लेट्स से 250 और 300, रफली स्पीकिंग 300, लेट्स से 300 रुपये पर मंथ। और उसमें आपको फ्री वॉइस कॉल्स मिलते हैं और 1 GB डेटा पर डे मिलता है। तो सारी कंपनीज ने मोर लाइकली सेम पैकेजेस जो हैं वो अनाउंस किए। तो एक नए प्लेयर के आने से फ़ायदा किसको हुआ? हम सबको, एज ए कंज्यूमर हम सबको फ़ायदा हुआ। तो 100% एफडीआई से नई कंपनीज आएगी, कंपनीज को पैसे पे नहीं करने हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने आप को बचा पाएगी। इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर है उसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे देश के इकोनॉमिक टर्न अराउंड में।
अगर जियो नहीं आता, और लेट मी टेल यू, ये लेक्चर जियो के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि अगर जियो की एंट्री नहीं होती तो इतने सारे लोग स्मार्टफोन्स भी यूज़ नहीं करते होते, कितनी सारी यूट्यूब की चैनल्स, एजुकेशन कितना इजी हो गया, इज़न्ट इट। आप कितनी सारी चीज़ें जो अब यूट्यूब पर, इंटरनेट पर देख सकते हैं, डिजिटल पेमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हुई बिकॉज ऑफ दिस न्यू प्लेयर्स कमिंग इन, और एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ। दुनिया में चाइना के बाद सेकंड नंबर पर हमारा नंबर आता है। टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में नंबर 1 है चाइना, उसके बाद है हमारा देश भारत। कुछ 115 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, और कहते हैं कि आने वाले 5 सालों के अंदर 50 करोड़ नए इंटरनेट यूजर्स जो हैं वो ऐड होंगे। तो अभी भी इसका पोटेंशियल है। स्मार्टफोन्स की बात करें तो हमारे देश की लगभग 50% पॉपुलेशन स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रही है, बाकी की 50% पॉपुलेशन जो है वो आज भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो जितना अभी तक हमने किया है उतनी ही बड़ी मार्केट अभी भी भारत में अवेलेबल है। पेंडेमिक ने जो डिस्ट्रप्शन क्रिएट किया, तो उसमें भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने कितना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। एज वी ऑल नो, आई एम श्योर आपने भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई होगी, आपने भी बहुत सारे पेमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन दिए होंगे, एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से जो डिस्ट्रप्शन हुआ, और फिर डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन था तो उसने हमें काफ़ी बचाया है। फिर भी हमने कल एक टॉपिक के बारे में बात की थी, डिजिटल डिवाइड के बारे में। आज भी डिजिटल डिवाइड हमारे देश में है, और इस डिजिटल डिवाइड को हमें ख़त्म करना है। अब सेकंड जो आर्टिकल है, ये बिजनेस लाइन एक न्यूज़पेपर है, हिंदू का ही न्यूज़पेपर है, लाइफलाइन फॉर टेलीकॉम। टेलीकॉम सेक्टर की सिचुएशन कैसी है? बहुत ज़्यादा कर्ज है, प्रॉफिट बहुत ही कम है, और कैश फ्लो जो है वो धीरे धीरे पिछले कई सालों से बहुत ही कम हुआ है। जब आपका कैश फ्लो कम हो जाता है, कैश आपको बहुत सारी चीज़ों का, और इतना बड़ा बिजनेस पूरे देश में आपका बिजनेस चल रहा है, तो हर एक ऑफिस में या फिर एक शहर की एक ऑफिस में आपको बहुत सारा कैश रखना पड़ता है। यू नीड दैट लिक्विड मनी। कहीं पर कुछ टूट गया, कुछ हो गया, तो आपको वहीं से ही फटाफट चीज़ों को अप्रूवल करना है, वहीं से ही फटाफट चीज़ों को खरीदना है, पेमेंट करना है। तो उसके लिए आपको कैश चाहिए। अब पूरे देश में आपका बिजनेस है, तो जस्ट इमेजिन आपको हर रोज़ कितने करोड़ों रुपए की आवश्यकता रहती होगी। Slew of reforms is now aimed at improving the financial viability of the sector, but also reducing procedural hassles, impeding the provision of quality services to consumers. एक फाइनेंशियल वायबिलिटी जनरेट होगी, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो फीस पे करनी है उसमें माफ़ी दी गई है 4 सालों के लिए, और पैसे जब इन कंपनीज के पास रहेंगे तो वो अपनी क्वालिटी, सर्विसेज की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। पिछले 20 सालों में हमारे देश में टेलीकॉम सेक्टर में ऐसा हुआ कि लगभग 24 जितनी कंपनीज थी हमारे देश में, अलग अलग रीजन में कितनी सारी कंपनीज थी। ऐसी सिचुएशन हो गई कि अब हमारे देश में कुछ 4 प्लेयर्स ही बचे हैं, और उस 4 में से सिर्फ 2 ही जो हैं वो ठीक ठाक है, बाकी 2 प्लेयर्स खत्म होने की कगार पर थे। और ऐसे समय में ये रिफॉर्म्स आए हैं, लेट आए हैं, लेकिन चलो आ गए, देर आए दुरुस्त आए जो कहते हैं, वैसी ही बात यहाँ पर है। कितने सारे स्टेक होल्डर्स जो थे, जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए थे, इन कंपनीज के शेयर खरीदे थे, तो टेलीकॉम सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो पिछले 20 सालों में बंद हो चुके हैं, तो उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। India's telecom market is at the brink of becoming a duopoly with 2 of the 4 key operators struggling to stay afloat. अब जैसे मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट वाला पॉइंट था, अब यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसका लक्ष्य क्या था? डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी, ये दोनों चीज़ों को बूस्ट करने के लिए। अब डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी की बात करें तो कुछ चीज़ें, जैसे कि सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कैसे कर सकती है बिकॉज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज। जनधन, आधार और मोबाइल, ये तीनों चीज़ें, मोबाइल नंबर आपका जो है, जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल नंबर, ये तीनों चीज़ों को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक किया गया। फिर आधार को जब हम पैन कार्ड के साथ इंटरलिंक किया है तो बहुत सारे डुप्लीकेट पैन कार्ड्स जो हैं वो सामने आए और उनको डिलीट किया गया। सरकार डायरेक्टली
किसानों के अकाउंट में, विधवाओं के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकती है बिकॉज ऑफ दिस जैम। फिर बैंकिंग टेक्नोलॉजी, अब वो दिन चला गया। मीन्स आई, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट रिमेंबर मैं लास्ट टाइम बैंक कब गया था, कितने महीने हो गए होंगे। क्योंकि अब बैंक जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि पैसे अगर आपको कैश चाहिए तो एटीएम में चले जाइए, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। और अगर कहीं पर ट्रांसफ़र करना है देन यू कैन यूज़ इट ऑनलाइन। ऑनलाइन आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई चीज़ मंगवानी है तो यूपीआई से आपने पेमेंट कर दिया, एक्सेट्रा। एजुकेशन सेक्टर में आज मैं और आप बात कर रहे हैं, दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ केयर का फ्यूचर भी ऐसा ही है। हेल्थ केयर में फ्यूचर में ऐसा होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इश्यू है और आप दुनिया के बेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहते हैं। अब वो डॉक्टर साहब या फिर डॉक्टर मैडम जो है वो यूएसए में है या फिर जापान में है, तो आप ऑनलाइन जाकर उनकी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आप उनके साथ फेस टू फेस, इन द सेंस ये डिजिटल कम्युनिकेशन के माध्यम से आप उनसे बात कर सकते हैं, आपका जो भी इश्यू है वो डिस्कस कर सकते हैं। उनको अगर कोई टेस्ट करवाने हैं तो फिर वो डायरेक्टली आपको कह सकते हैं और फिर लैब में से रिपोर्ट आ जाएगा और वो रिपोर्ट उनके साथ तो शेयर हो जाएगा। उस हिसाब से आपको दवाई और क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बता देंगे और होपफुली आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आपको अलग अलग जगहों पर ट्रैवलिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। जस्ट इमेजिन के रिमोट लोकेशंस पर रहने वाले लोग जो पहाड़ी विस्तारों में रहते हैं, जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर रोड्स और ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो वहाँ के लोगों को जो पहले ऐसा था कि गांव से आपको शहर जाना पड़ता था, वो सारी चीज़ें भी धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आप घर बैठे हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। जिम में इंस्ट्रक्टर्स लोग रखते थे, लाखों रुपए पे करते थे, अब कितने सारे ऐसे ऐप आ चुके हैं, कितने सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं कि आप जो चीज़ें करना चाहें वो कर। तो तरह कितनी सारी चीज़ें आज अवेलेबल हैं। कोई सिंगर ऐसा था जिसको बड़ा प्लेटफॉर्म जब तक नहीं जानता था तब तक वो अ, उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते थे। आप यूट्यूब पर वीडियोस डाल रहे हैं, लोग यूट्यूब पर गाने डाल रहे हैं, गाना सावन और स्पॉटिफाई एक्सेट्रा के ऊपर अपने सॉन्ग्स अपलोड कर रहे हैं और फिर वो फेमस हो रहे हैं और अपने पोटेंशियल को मोनेटाइज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल टेक्नोलॉजी। जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनीज घर घर तक ये जो खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड करती है, दवाई जो मेडिसिन हैं वो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर तक दवाई आ जाएगी। तो सच में अगर देखा जाए तो जीने लायक ज़माना जो है वो आज ही है। अकबर के समय पर उनके पास भी, जो देश का सबसे ताकतवर राजा था एक समय पर, अकबर जो है वो सुपर पावर था, तो उनके पास भी ये फैसिलिटी नहीं थी। ये सारी फैसिलिटी आज आम आदमी के पास पहुंच गई है। तो दिस इज़ द थिंग। और कोई भी न्यूज़ आपको जाननी है, देश में क्या हो रहा है, सारी चीज़ें आपके स्मार्टफोन पर आप कर सकते हैं। तो नॉलेज वाइज भी, अवेयरनेस वाइज भी लोग जो हैं वो काफ़ी, सोसाइटी जो है वो चेंज हो रही है। लेकिन ये सारा डेटा जो है उसके लिए आपको चाहिए बैंडविड्थ, ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए, तो इसको लेकर भी सरकार को एक तैयारी दिखानी पड़ेगी। फिर कुछ डेटा हैं, जैसे कि वोडाफोन की बात करें तो 9,000 करोड़ एजीआर पेमेंट में उनको देने हैं। फिर 15,000 करोड़ जो हैं वो उनको स्पेक्ट्रम चार्जेस के लिए देने हैं, लेकिन अब इसके ऊपर एक मोराटोरियम लगाया गया है। आईसीआरए का कहना यह है कि मोराटोरियम की वजह से 46,000 करोड़ रुपीस जो है वो कंपनीज के पास रहेंगे और इसका इस्तेमाल सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए किया जा सकता है। टोटल डेट की बात करें, टोटल कर्ज सभी कंपनीज के ऊपर अगर टोटल मिलाएं तो 3.6 लाख करोड़ रुपीस जितना है, और वोडाफोन आइडिया का ही सिर्फ इसमें 2 लाख करोड़ रुपए जितना कर्ज है। बट इफ द सेंटर वांट्स टू एंश्योर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, इट मस्ट ब्रिंग डाउन लेवीज एंड टैक्सेस ऑन टेलीकॉज। 30% टैक्स रेवेन्यू के ऊपर लगाती है सरकार, तो इसको थोड़ा कम करने की आवश्यकता है। ऑपरेटर्स जो है वो स्पेक्ट्रम ऑक्शन के माध्यम से खरीदते हैं, तो इसके ऊपर जो एक लाइसेंस फी कलेक्ट की जाती है, स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस कलेक्ट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ों को बंद करने की आवश्यकता है। तो ऐसे कुछ बदलाव जो है, कुछ हार्ड डिसीजन सरकार को भी लेने पड़ेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, अनसाइंटिफिक। ये टेलीग्राफ का एक आर्टिकल है कि आपको पता है कि एक रिसर्च कंडक्ट की गई और इस रिसर्च में ये पता चला कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कोविड-19 के साथ जुड़ी हुई मिस इन्फॉर्मेशन किस देश में है? हमारे देश भारत में। कुछ 9,000 अलग अलग पीसेस का डेटा जो है वो अलग अलग देशों में एनालाइज किया गया और रिसर्चर्स ने ये पाया कि 6 में से
एक ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन जो है दुनिया में वो भारत में होती थी। और आपको पता है कि जो कंपूर और क्लोज या फिर काउडंक, काउडंक से स्नान करने से और कपूर और ये सारी चीज़ें हाथ में रखने से और धीरे धीरे सूंघने से आपको कोविड नहीं होगा, लेकिन ये कोई भी ऐसी साइंटिफिक प्रूवन बातें नहीं हैं। बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन ये साइंटिफिक नहीं था। दिस आर ऑल पार्ट्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एज पर द रिपोर्ट। और ये भी सामने आया है कि साइंटिस्ट ने सरकार को कहा था कि इकोनॉमी को अभी मत खोलिए, अभी अभी रीओपन करने का वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रीओपन किया था और कुछ इलेक्शंस भी कंडक्ट करवाए गए थे। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे कोविड-19 के बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिले। सुप्रीम कोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट से नाराज़ हुई थी। जो तबलीगी जमात वाला पूरा जो एक इंसिडेंट था, उस टाइम पर मीडिया और सरकार ने तबलीगी जमात के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो सुपर स्प्रेडर्स हैं, लेकिन फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि ये एक गलत बात थी और मीडिया और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी भी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। वो भी इट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन कि आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में ये कहते हैं कि वो सुपर स्प्रेडर्स हैं। और even more worrying is the charge of dictate preventing scientists from publishing data that torpedoed the government's claim that situation was satisfactory. सरकार ये कह रही थी कि सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में है, और लेकिन साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सरकार ने साइंटिस्ट को कुछ डेटा पब्लिश करने नहीं दिया। तो ऐसी सिचुएशन अच्छी नहीं है एक देश के लिए। साइंस का इस्तेमाल आप गलत तरीके से नहीं कर सकते। जो साइंटिस्ट आपको कह रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ ढूंढा है तो यू हैव टू टेक इट सीरियसली। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने लक्ष्य के लिए या फिर पॉलिटिक्स के लिए कुछ चीज़ें कर सकती हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन साइंटिफिक डेटा, इकोनॉमिक डेटा, हेल्थ का डेटा, इन चीज़ों को कंट्रोल करना जो है वो डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं है, लोगों के जीवन के लिए भी अच्छा नहीं है। और अगर हम इतिहास को देखें तो दुनिया के अलग अलग देशों में, हमारे देशों में भी ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जो सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। साइंस के लिए वो लोगों ने सरकार के विरोध भी वो खड़े हुए, दे टुक ए स्टैंड कि भाई जो गलत है वो गलत है। तो वी हैव टू लिसन टू आवर साइंटिस्ट्स, वी हैव टू पे अटेंशन टू साइंस। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, भले ही वो कड़वा सत्य क्यों ना हो। कई जगहों पर हमने ये भी देखा कि क्योंकि एक जगह पर ज़्यादा केसेस आ रहे थे तो वहाँ के कुछ लोगों को ट्रांसफ़र किया गया। अब केसेस आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ज़्यादा टेस्ट हो रही है। आप टेस्ट कम करेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि इस रीजन में कम केसेस आ रहे हैं। रियलिटी क्या है कि टेस्ट कम हो रहे हैं। टेस्ट ज़्यादा करेंगे तो पता चलेगा कि ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो साइंटिफिक प्रोसेस को हमें कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन की बात है, जो अभी हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसमें से एक उसका जो नुकसान है वो ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन भी उतनी ज़्यादा स्प्रेड होती है। जस्ट नॉट जस्टिस, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, आज का लास्ट आर्टिकल है। हाल ही में एनसीआरबी ने क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020 लॉन्च किया। और क्या आपको पता है कि हमारे देश में हर रोज़ लगभग 80 जितने मर्डर्स होते हैं। हमारे देश में लगभग 70 से भी ज़्यादा हर रोज़ रेप्स हुए 2020 में। इट्स अ वेरी सैड सिनारियो अबाउट आवर कंट्री। और ज़्यादातर पुलिस ने 2020 में जो काम किया वो था कोविड रिलेटेड सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को एनफोर्स करने का सबसे ज़्यादा काम किया। हमारे देश में 3.2 करोड़ केसेस पेंडिंग थे जुडिशरी में, कोर्ट्स में, और कोविड के टाइम पर और केसेस ऐड हुए, तो लगभग आज 4 करोड़ जितने केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। और रेप ट्रायल्स जो हैं वो भी कितने सारे रेप ट्रायल्स जो हैं वो पेंडिंग हैं। 2019 की बात करें तो यू कैन सी हियर 1.46 लाख रेप cases pending trial from 2019. Another 23,693 cases were sent for trial in 2020. इतने और ज़्यादा केसेस जो हैं वो ऐड हुए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो प्रीवियस ईयर में 3,451 ऐसे केसेस थे जो सॉल्व किए गए। उसमें 2020 में 363 केसेस कन्विक्शन में ऐड हुए और बाकी 9,898 केसेस जो हैं वो कोर्ट्स ने डिस्पोज किए।
In essence, backlogs grew to 1.6 lakh rape cases. Total 1.6 lakh रेप केसेस आज भी पेंडिंग हैं. उत्तर प्रदेश में प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट को ऐड किया गया. देश में जो केसेस हैं उसमें से 50% से भी ज़्यादा केसेस सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट के लेकर. और उसमें भी बहुत सारे केसेस, रायोटिंग के कुछ 50,000 केसेस, अनलॉफुल असेंबली के कुछ 10,000 जितने केसेस ऐड किए गए. तो 2019 के कंपैरिजन में 12% ज़्यादा इस प्रकार के केसेस जो हैं वो ऐड किए गए हैं. हाई कोर्ट की पेंडेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा हैं, 96% जितनी पेंडेंसी है वहाँ पर. और पुलिस की स्टाफ की शॉर्टेज है, जजेस की शॉर्टेज है हमारे देश में. एनफोर्समेंट में भी बहुत सारे लूप होल्स चल रहे हैं. तो बहुत सारे अलग अलग क्राइम्स जो हैं वो एक लंबे समय से पेंडिंग चल रहे हैं. और यही पेंडिंग क्राइम की वजह से जो क्रिमिनल्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. उनको लगता है कि अगर वो कोई क्राइम कर भी लेंगे तो वो प्रूव होने में सालों लग जाएंगे. कई बार तो ऐसा होता है वो प्रूव ही नहीं हो पाते और फिर वो छूट जाते हैं. और फिर उनको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज़ नहीं है, वही अपने आप में एक लॉ एंड ऑर्डर है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं. और फिर ये साइकिल जो है वो चलती रहती है. एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स. न्यूज़ की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब 21st SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग को एड्रेस करने वाले हैं, आज करने वाले हैं. प्राइम मिनिस्टर टू पार्टिसिपेट इन क्वाड लीडर्स समिट इन वॉशिंगटन, वो वॉशिंगटन जाएंगे, USA जाएंगे ऑन 24 सितंबर. और इसके अलावा कुछ दूसरे न्यूज़ आइटम्स हैं तो आप प्लीज़ PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा. कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है. आज का एक नया प्रश्न भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है. एंड आई विल सी यू टुमारो. टिल देन एंजॉय योर स्टडीज. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.